अमेरिका के एक छोटे से खेत में एक तेल कंपनी खुदाई कर रही थी। कंपनी को उम्मीद थी कि नीचे से या तो तेल निकलेगा या फिर कोई काम की गैस निकलेगी। धीरे धीरे 100, 200, 300 फीट तक खुदाई पार करती हुई 400 फीट तक पहुंच गई। तभी अचानक जमीन के अंदर से तेज आवाज आने लगी। ये शोर था गैस का। आवाज इतनी तेज थी कि कई मील दूर तक सुनाई दे रही थी। कंपनी वालों को लगा कि अब उनकी किस्मत खुल गई है, इसलिए उन्होंने इसे जश्न के तौर पर मनाने का फैसला किया। लोग इकट्ठा हुए, म्यूजिक बजा और भाषण भी हुआ। अब बारी थी उस गैस को जलाने की, ताकि लपटे उठे और पक्का हो जाए कि सच में गैस मिल चुकी है। एक कर्मचारी ने जलती हुई घास लेकर पाइप के पास रखी। गैस को जलाने की कोशिश भी की, लेकिन गैस ने जलने के बजाय आग को ही बुझा दिया। फिर बुलाए गए साइंटिस्ट। गैस का जब लैब टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये कोई आम गैस नहीं, हीलियम गैस थी, जिसे कुछ साल पहले एक अजीब और लगभग बेकार गैस माना जाता था। यही बेकार गैस आज हॉस्पिटल्स में एमआरआई की मशीनें चला रही है, नासा जैसी स्पेस एजेंसी के रॉकेट्स उड़ा रही है, सेमीकंडक्टर चिप्स बना रही है। वैसे तो ये गैस पूरे ब्रह्मांड में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, लेकिन धरती पर ये बहुत कम मिलती है और इसी कमी को और बढ़ा दिया है ईरान की जंग ने। समस्या ये है कि कतर से आने वाली इस गैस के कंटेनर्स जंग के चलते वहीं फंसे हुए हैं। नतीजा, भारत में एमआरआई में डिले हो रहा है और सैमसंग और एनवीडिया जैसी कंपनियां चिप्स नहीं बना पा रही हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे भारत में हीलियम क्यों नहीं बनती, गल्फ में इतनी हीलियम क्यों बनाई जाती है और हीलियम गैस को कैसे भारत लाया जाता है और इसे रिप्लेस करना क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल है। हेलो, मैं रिया हूँ और आप खबरगांव देख रहे हैं। हीलियम की खोज कैसे हुई, इसे लेकर कई किस्से हैं। एक किस्सा भारत से भी जुड़ा हुआ है। कहानी कुछ यूं है। 1868 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पीरी जैनसन भारत के गुंटूर आए थे। यहाँ उन्होंने एक रोज सूर्य ग्रहण देखा और उन्होंने एक खास टेलीस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोप से सूरज की लपटों को देखा तो उन्हें चमकती हुई गैस दिखी। यही हीलियम था जो सूरज से निकल रही थी। अब सूरज के अंदर होती है बहुत गर्मी और वहाँ छोटे छोटे हाइड्रोजन्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते रहते हैं। लेकिन जो हीलियम हमें धरती पर मिलता है वो सीधे सूरज से नहीं आता। पृथ्वी के अंदर जो हीलियम गैस हमें मिलती है वो सूरज से नहीं बल्कि यूरेनियम और थोरियम से आती है। ये दोनों मेटल्स धीरे धीरे जमीन के अंदर टूटते रहते हैं और इनके टूटने से हीलियम गैस बनती है। यही गैस लाखों सालों में चट्टानों के बीच में फंसकर जन्मी है। ये भंडार भी काफ़ी है, लेकिन इस्तेमाल लायक गैस काफ़ी कम है। क्यों? इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो ये गैस बहुत हल्की होती है, इतनी कि पृथ्वी की ग्रेविटी इसे ज़्यादा देर तक रोक ही नहीं पाती। जैसे आप अगर कभी हीलियम वाला गुब्बारा छोड़ दें तो वो सीधे आसमान में उड़ जाएगा और फिर वापस नहीं आता। ठीक वैसे ही हीलियम भी निकलकर स्पेस में भाग जाती है। दूसरी वजह है इसका किसी से ना दोस्ती करने वाला नेचर। हीलियम ऐसी गैस है जो किसी के साथ मिलना जुलना पसंद ही नहीं करती। सब अगर एक पार्टी में है, बात कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो हीलियम कोने में खड़ी रहेगी। ये एक इनर्ट गैस है, ना वो किसी के साथ रिएक्ट करती है, ना ही किसी के साथ मिलकर टीम बनाती है। रिएक्शन होता तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसे रोक लेता, लेकिन अकेली और हल्की तो हो जाती है हवा हवा। इन्हीं दो वजहों से हीलियम गैस इतनी रेयर होती है। अब गैस तो आ गई, लेकिन उसे निकाला कैसे जाता है और कैसे कमर्शियल यूज के लिए तैयार किया जाता है। हीलियम जमीन के नीचे अकेला नहीं मिलता, बल्कि अक्सर नेचुरल गैस के साथ मिला हुआ मिलता है। जब तेल या गैस की ड्रिलिंग होती है तो नेचुरल गैस ऊपर आती है और उसमें थोड़ा सा हीलियम भी होता है। अब इस मिक्स गैस को सीधे तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एक प्लांट में भेजा जाता है। वहाँ सबसे पहले बाकी गैस जैसे कि मीथेन, नाइट्रोजन को अलग किया जाता है। अब इसे कैसे अलग किया जाता है? ठंडा करके। इन गैस को कम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, इससे ये लिक्विड बन जाती है। इस टेम्परेचर को गैस का कंडेंसेशन पॉइंट कहा जाता है। हीलियम के लिए टेम्परेचर है -269 डिग्री सेल्सियस। तो जब बाकी गैस लिक्विड बनती है, हीलियम सबसे आखिर तक गैस ही बना रहता है, इसीलिए उसे आसानी से अलग कर लिया जाता है। दुनिया में गैस फील्ड सबसे ज़्यादा है कहाँ? कतर में। इसीलिए कतर हीलियम के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। इसके अलावा अमेरिका भी हीलियम को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ गैस फील्ड से निकली नेचुरल गैस को बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स में ले जाया जाता है। वहाँ पहले इसे एलएनजी बनाया जाता है, फिर इसे और ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है। इसके बाद हीलियम को बहुत कम टेम्परेचर में बदला जाता है ताकि इसे आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। कतर साल 2025 में दुनिया के सबसे बड़े हीलियम प्रोड्यूसर्स में से एक था, जो दुनिया की लगभग 1/3 सप्लाई को पूरा कर सकता था। लेकिन ईरान जंग के दौरान कतर के रास लफान एलएनजी हब पर हमला हुआ। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कतर का एलएनजी एक्सपोर्ट 17% तक गिर गया, जिसके बाद कतर ने यह अनाउंस भी किया कि हीलियम की सप्लाई 14% तक कट कर दी जाएगी। और तो और इसे भेजने का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक पूरी तरह खुला नहीं है। यहीं से जहाज़ों में हीलियम गैस को लिक्विड में बदलकर खास क्रायोजेनिक कंटेनर्स में भरा जाता है।
ये कंटेनर ठंडे रहते हैं और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देते। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत भी है, इन कंटेनर्स को 45 दिनों के अंदर भेजना पड़ता है, क्योंकि 45 दिनों के बाद ये कंटेनर गर्म होने लगते हैं और हीलियम फिर से गैस बनकर उड़ सकता है। ऐसे में जहाज अगर कई दिनों तक फंसे रहे तो सारी हीलियम उड़ सकती है या फिर कंटेनर फट भी सकता है। ये हीलियम वेस्ट एशिया से सबसे ज़्यादा चीन, साउथ कोरिया, जापान और भारत जैसे देश भी इंपोर्ट करते हैं। पर क्या हमेशा से कतर और वेस्ट एशिया के देश ही हीलियम के सबसे बड़े सप्लायर रहे हैं? नहीं, अमेरिका लंबे समय तक दुनिया में हीलियम का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ ज़मीन के नीचे हीलियम के बहुत बड़े भंडार मिले और उन्होंने इसे निकालकर दूसरे देशों को बेचना शुरू किया। लेकिन 2021 के बाद अमेरिका ने हीलियम का इंपोर्ट कम करने या फिर बंद करने का प्लान बनाया। अमेरिका बाकायदा एक हीलियम रिजर्व बनाकर रखता था, लेकिन 2021 में अमेरिका ने इसे बंद कर दिया, जिसके बाद बाकी देशों को दूसरे ऑप्शंस खोजने पड़े। दुनिया में हीलियम बनाने में अमेरिका सबसे आगे है। यहाँ हर साल लगभग 81 मिलियन क्यूबिक मीटर हीलियम बनती है, जो दुनिया की कुल सप्लाई का 40% से भी ज्यादा है। लेकिन साल 2024 में ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट, जो अमेरिका के हीलियम रिजर्व को संभालता है, उसने अपने पास बचा हुआ आखिरी हीलियम स्टॉक जर्मनी की गैस कंपनी मेसर को बेच दिया, यानी एक प्राइवेट कंपनी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अमेरिका का नेशनल डेट कम किया जा सके। इस बिक्री से पहले यूएस नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंस ने एक रिपोर्ट भी जारी की और ये वार्निंग दी कि अगर ये रिजर्व किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया तो मार्केट का बैलेंस बिगड़ सकता है। इससे सप्लाई चेन में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अमेरिका ने हीलियम की सप्लाई बंद कर दी तो भारत के लिए दूसरा ऑप्शन कतर बना, जहां से हर साल एलएनजी के साथ भारी मात्रा में हीलियम इंपोर्ट होकर आती है। अब भारत हीलियम का इस्तेमाल कहाँ करता है? हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, खासकर एमआरआई मशीनों के लिए। एक एमआरआई मशीन को सही से काम करने के लिए लगभग 2000 लीटर लिक्विड हीलियम की जरूरत होती है। दरअसल एक एमआरआई मशीन के अंदर मैग्नेटिक कॉइल होती है। इन्हें बहुत कम टेम्परेचर पर रखना होता है। इन्हें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स कहा जाता है। जैसा पहले बताया, क्योंकि हीलियम बहुत कम टेम्परेचर पर गैस बनी रह सकती है, तो ये इन मैग्नेट्स का टेम्परेचर बहुत कम रखती है। इससे कॉइल गर्म नहीं होती और एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। एमआरआई के लिए हीलियम बहुत ज़रूरी है और यही भारत की समस्या का कारण है। मार्च 2026 तक भारत में हीलियम की कीमतें 70 से 100% तक बढ़ गई हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर में हीलियम के नए सोर्सेज या फिर ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। तंजानिया, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में अब प्राइमरी हीलियम प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जहां हीलियम को सीधे प्रोडक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि एलएनजी का बाय प्रोडक्ट। रूस का अमूर गैस प्लांट भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे सैंक्शंस के चलते वहां से हीलियम लेना आसान नहीं हो पा रहा है। भारत इसके लिए क्या तैयारी कर रहा है? अब भारत के पास अमेरिका की तरह हीलियम रिजर्व तो नहीं है, इसलिए भारत रिकवरी प्लांट बनाने पर काम कर रहा है। तमिलनाडु के कोटालम में देश का पहला हीलियम रिकवरी प्लांट बनाने का प्लान बन रहा है, जिसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी ने शुरू किया है। इसके अलावा एनआईटी दुर्गापुर के साइंटिस्ट पश्चिम बंगाल और झारखंड के हॉट स्प्रिंग से हीलियम निकालने के तरीके खोज रहे हैं। सीमेंस और फिलिप्स जैसी कंपनियां ऐसी एमआरआई मशीनें बना रही हैं जो कम हीलियम या फिर बिना हीलियम के भी काम कर सकें, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। हेल्थ इंडस्ट्री के अलावा हीलियम की कमी का सबसे ज़्यादा असर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। पहले इसका इस्तेमाल समझते हैं। हीलियम चीज़ों को जल्दी ठंडा करता है, इसी वजह से चिप बनाने वाली कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि सिलिकॉन वेफर्स को सही टेम्परेचर पर रखकर उनसे एडवांस सेमीकंडक्टर बनाए जा सके। अब साउथ कोरिया में सैमसंग और ताइवान की एनवीडिया ने भी ये वार्न कर दिया है कि अगर ये कमी लंबे समय तक बनी रही तो उनके सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में भारत ने 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए 4600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्हें चलाने के लिए भी हीलियम ही चाहिए होगा, जिसकी कमी फिलहाल दुनिया भर में चल रही है। क्या हीलियम की कमी कोई और कंपनी पूरा कर सकती है? ऑप्शन ज़रूर है। अमेरिकी कंपनी है एक्सन मोबिल, जो हीलियम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा कनाडा की नॉर्थ अमेरिकन हीलियम कंपनी है, जो इस डिमांड को पूरा कर सकती है। लेकिन इतनी प्रोडक्शन होने के बावजूद अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दूसरे देशों को भी गल्फ देशों से हीलियम पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। दिक्कत है सप्लाई चेन। जैसे ही कतर के प्लांट को नुकसान हुआ, हीलियम की डिमांड बढ़ने लगी, जिसके कारण बाकी कंपनियों ने भी हीलियम को राशन की तरह बांटना शुरू किया। कस्टमर से ये तक कह दिया गया कि वो तय क्वांटिटी जितना हीलियम नहीं डिलीवर कर पाएंगे। समस्या ये भी है कि हीलियम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम लैब में आसानी से बना लें या फिर जब चाहें उसे भारी मात्रा में तैयार कर लें। इसे बनने में लाखों साल लगते हैं, और एक बार अगर हीलियम इस्तेमाल होकर हवा में निकल गया तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। असल समस्या ये नहीं है कि दुनिया में हीलियम कितनी है, बल्कि ये है कि इसे सप्लाई करने का सिस्टम बहुत सेंसिटिव है। हीलियम को निकालना, उसे बहुत ठंडा करके लिक्विड बनाना और फिर दुनिया भर में पहुंचाना, ये सब एक बहुत ही सटीक और टाइम पर चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश होती है।
और तेल की तरह हीलियम का कोई बड़ा इमरजेंसी स्टॉक भी नहीं होता जिस पर ज़रूरत पड़ने पर भरोसा किया जा सके। इसी वजह से अस्पताल, चिप बनाने वाली कंपनियां एक दिखाई न देने वाली गैस की किल्लत से इतनी परेशान है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे सर्वेश, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।